अखिलेश जी, एक बात कही जाती है विपक्ष में, और ये मैंने बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मुंह से सुना है। उन्होंने कहा है विपक्षी एकता में दरअसल दिक्कत ये है कि एक जटिल चौकड़ी है। एक है अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में, एक है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, एक है केसीआर तेलंगाना में, और एक है अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आई तो आपने साथ नहीं दिया। तो आप ये जो जटिल चौकड़ी है, ये कभी पूरी तरीके से बताती नहीं है कि हम किस दिशा में जाएं या कहां जाएं, और इसी वजह से एकता बन नहीं पाती और समन्वय बन नहीं पाता। समाजवादी पार्टी ने कभी भी गठबंधन किया होगा तो ना सीटों का झगड़ा रहा होगा, ना किसी तरह का किसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में खींचतान होती है वो हो पाई थी। मैं तो ये कहता हूँ इस बार पीडीए एनडीए को हरा देगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पीडीए और अल्पसंख्यक में मतलब मुसलमान भाई भी हैं उसमें। ये नया फॉर्मूला दिया है आपने। पीडीए का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दें। पिछड़े, हाँ, दलित, हाँ, और अल्पसंख्यक, ये एनडीए पर भारी पड़ेंगे। ये बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं इस बार। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जब एनडीए ये कहता है सबका साथ सबका विकास, जब सबका साथ आप बोल रहे हैं तो सबकी बराबरी की बात नहीं बोल रहे हैं आप। हम चाहते हैं सबकी बराबरी हो, इसीलिए जाति जनगणना चाहते हैं। और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय का होना संभव नहीं है। इसीलिए इस बार पीडीए एनडीए को हराएगा। ये जो आपने अभी बात बोली जातिगत जनगणना, देखिए बिहार के संदर्भ में भी बहुत सारे विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, और बीजेपी की अगर बात करें तो उनकी पोजीशन कास्ट सेंसस को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूज रही है। सरकार में रहते हैं तो कोई भी पार्टी जब सरकार में आती है तो ये नहीं कराना चाहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्या चीज है इस कास्ट सेंसस में कि कोई खुल के हाँ नहीं बोल रहा? मुझे याद है लोकसभा में जिस समय सेंसस हो रहा था, नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, उन्होंने यही मांग रखी थी उस समय जो सरकार थी उससे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और उस समय मुझे नहीं पता कि क्या रुकावट थी उस समय की सरकार को कि उन्होंने जाति गणना नहीं कराई या आंकड़े नहीं आए उसके। हमारी मांग उस समय भी थी और आज भी मांग वही है। यूपीए की बात कर रहे हैं। यूपीए की बात कर रहा हूं मैं। और वो मांग हमारी आज भी है कि जाति जनगणना हो। और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब मैं आबादी के हिसाब से समाजवादी पेंशन देना चाहता था तो बहुत सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उसको आबादी के हिसाब से हम लोग लागू करने का काम किया था। और अगर कोई चीज़ आबादी के हिसाब से लागू करेंगे, अगर हम पिछड़े दलितों को बराबरी का हक देना चाहें या उनकी आबादी के हिसाब से देना चाहें तो बिना जाति गणना कैसे संभव है? इसलिए जाति गणना होनी चाहिए। और मैंने तो अपने मैनिफेस्टो में और 2022 में भी ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जाति गणना कर करके उससे आबादी के हिसाब से उनको लाभ दिया जाएगा, उनको पॉलिसीज में शामिल किया जाएगा। आपने बीजेपी की तरफ से इस पर बयान सुना है? वो ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं समाज को तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं जातियों में लोग बंट जाएं, इस वजह से आप ये जनगणना कराना चाह रहे हैं। बीजेपी से ज़्यादा कौन तोड़ना जानता है? कौन जानता है डिवाइड एंड रूल सबसे अच्छा बीजेपी काम करती है उसमें। इससे उनसे उम्मीद नहीं है, वो कभी न्याय नहीं देना चाहते हैं। जिनको हक मिलना चाहिए उन्हें नहीं देना चाहते हैं हक। इसलिए वो ये कहते हैं कि जाति से और गणना से नफरत फैलेगी। ये केवल हक नहीं देना चाहते हैं, उनका सम्मान नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनकी ये भाषा है। अखिलेश जी, एक बार मैं फिर से आना चाहता हूं, जो आपने बोला कि लोग बड़ा दिल रखें। विपक्ष में एक बड़ी भारी मीटिंग होने वाली है विपक्षी, आप जानते हैं, विपक्षी एकता को लेकर के उस पर बहुत उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं। अब आपको लगता है ये जो फॉर्मूला आपने यहां से दिया है कि यूपी में बड़ा दिल सपा के लिए दिखाओ, इसी तरीके से हर राज्य में ये फॉर्मूला अब हो जाना चाहिए, और जो जटिल चौकड़ी है वो भी जरा अपनी उम्मीदें और इच्छाओं को सीमित रखे ताकि समन्वय बने? मुझे याद है कि मैंने जैसा आपसे कहा कि कई लीडर्स जिस समय मिलते थे वो यही कहते थे कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, ताकतवर है, उसी की लीडरशिप पर चुनाव होना चाहिए। और मैं समझता हूँ 23 को ये बात आएगी, उसमें मैं यही विचार रखूँगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन्हें सबको बड़ा दिल रखना चाहिए।
जब बीजेपी बड़ा दिल करके इतनों को रख सकती है अपने साथ, जो उन्हें सुबह शाम गाली देते हैं, उन तक को एसी में बैठाते हैं, चुपचाप रात में मिलते हैं। मैं जानता हूं क्या क्या कहा था बीजेपी की लीडरशिप के बारे में, कई लीडर जो हमारे साथ आए थे। और अगर मेरी बात नहीं मानते हैं, आज तो आर्काइव में होगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, आप गूगल करिए, आर्काइव में देखिए उनकी भाषा क्या थी जब हमारे साथ थे। तो जब बीजेपी इतना अपमान सह करके उन्हें गले लगा सकती है, तो जिनको बीजेपी हरानी, उन्हें बड़े दिल से उन दलों को आगे करना चाहिए जो दल मजबूती से लड़ रहे हैं जिस प्रदेश में। अखिलेश जी, मैं फिर से इसी सवाल पर आता हूं। यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी अपने ऊपर से, अपने आप से एक उम्मीद लगाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, 2009 आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में उस समय लोकसभा के टाइम पर ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा था। दिग्विजय सिंह का ये कहना था कि भाई फ्रेंडली फाइट कर लो, फिर वो समझौता नहीं हुआ। आप लोग कांग्रेस को 5 सीट दे रहे थे 80 में से, वो ले आए 20+। तो अगर वो आपकी बात मान लेते तो वो उतना नहीं ला पाते। ऐसी ही छोटी छोटी गणित में आपको नहीं लगता है विपक्षी एकता जो है वो कहीं स्वाहा हो जाएगी? हालांकि आपने बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस का उनका नाम लिया, एक लीडर और थे हमारी पार्टी में जिनका मैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी नाम नहीं मैं ले सकता हूं। वो कंफ्यूजन था। और मुझे याद है 2009 का भी, कि जो लीडर हमारे बीच में थे, हालांकि क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का नाम ले रहे हैं आप, तो हमारे अमर सिंह अंकल भी थे, उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। और नेताजी ने मुझे बाद में बताया, और बाद में बातों बातों में मुझे पता लगा कि उस कन्फ्यूज़न की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का उस समय, और अलायंस को लेकर के रूमर फैलाया गया था। और जो बातचीत होती थी उससे कैसे लाभ लिया जाएगा, कुछ लीडर्स इस बात को उठा रहे थे, इसलिए क्योंकि अमर सिंह अंकल नहीं है हमारे बीच, इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन उस समय जो बातचीत होती होंगी वो लोग जानते होंगे कि क्या रहा होगा उस समय। लेकिन वो 2009 बहुत पुरानी बात है। आज 23 है और 24 में चुनाव होना है, महीने कुछ हैं, जिसकी जमीन पर तैयारी होगी। और इसलिए तैयारी जरूरी है क्योंकि बीजेपी जिस तरह का चुनाव लड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की हुई हैं उन्होंने इमेज बनाने के लिए, और वही लोग इमेज कैसे खराब हो उस लीडर की, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। जो पार्टी इतनी ताकतवर हो, जो अखबारों के ऐड, टीवी के ऐड में बजट खोल देती हो, उससे लड़ने के लिए हमें अपने कार्यकर्ता आज ही से तैयार करने पड़ेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी 46 डिग्री के टेम्परेचर में काम कर रही है। हमारा एक एक लीडर गांव में है या फिर किसी न किसी ब्लॉक स्तर पे काम कर रहा है। तो उससे लड़ने के लिए हमें तैयार करनी पड़ेगी फौज, और समाजवादी फौज तैयार है उसके लिए। फौज तैयार है आपकी जमीन? हमारी तैयारी हो रही है और तैयारी चल रही है। जैसे एक बात ये भी कही जा रही थी यूपी चुनाव में, क्योंकि मैंने दौरा किया था और आपसे जगह जगह कई अलग अलग जगहों पर मुलाकात भी हुई जब यूपी का चुनाव हो रहा था। उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इस बार उम्मीद है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, वोट दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो ट्रेडिशनली आपके वोटर्स माने जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स और यादव्स और अमंग अदर सेक्शंस, ये भी, उनमें भी एक तबका था जिनको ये मानना था कि नहीं भाई हम तो बीजेपी के तरफ रुझान करेंगे। फिर चुनावी नतीजे में वो कुछ हद तक दिखा भी, आपका वोट शेयर बढ़ा, लेकिन फिर वो भी। तो आपको लगता है कि आप समाज के हर वर्ग को एक साथ ला पाएंगे अपने पक्ष में? समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और उस कोशिश में कुछ हद तक हम लोग सफल हुए। जो हार हुई है, अगर हम देखते हैं, अगर हम वोट को देखते हैं, बहुत मामूली मामूली वोटों से हार गए हम। बाराबंकी बगल में है, कुछ वोटों से हार गए हम लोग विधानसभा। अगर हम सहारनपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक जाएं तो 3.5 लाख वोट ही तो ऐसा था। समाजवादी पार्टी का वर्कर और हम लोग कोशिश कर लेते, 3.5 लाख से ज़्यादा वोट कुछ विधानसभाओं में पा गए होते तो आज सरकार समाजवादियों की होती। जनता ने वोट दिया और हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि समाजवादी पार्टी का किस प्रत्याशी से नुकसान होगा, किस प्रत्याशी का दूसरे दल से प्रत्याशी आए, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। इसलिए आने वाले चुनाव में इन पहलुओं पर भी हम लोगों को बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। ये सीख ले लिया आपने 24 के लिए, क्योंकि ये गणित अभी दोबारा आएगी 2024 में।
मैंने तभी कहा आपसे कि मात्र 3.5 लाख वोट ही हम लोग पीछे थे। कुछ विधानसभाओं में अगर इतना वोट हम लोग पा गए होते तो आज सरकार समाजवादियों की होती उत्तर प्रदेश में। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी जानते थे कि सरकार में वो नहीं आ रहे हैं। खासकर कुछ अधिकारी ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसकी तैयारी इसीलिए हम लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं। संगठन कैसे अच्छा हो, किन मुद्दों पे बात हो, और सवाल तो यही है कि जो गरीब उम्मीद लगा करके बैठा है उसकी उम्मीद को कौन पूरा करेगा। आज महंगाई, डीजल पेट्रोल की, खाने के सामान की, क्या किसानों को एमएसपी मिला जा रहा है? गन्ने का भुगतान अभी नहीं हुआ, गेहूं मार्केट में सरकारी केंद्रों पे आया ही नहीं, धान लूटा गया। अभी मस्टर्ड, सरसों की कोई कीमत नहीं दे पाई सरकार। और रिफाइंड तेल देखिए बाजार में किस कीमत बढ़ता चला जा रहा है। आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने मंडी नहीं बनाई। आप गरीब को इलाज नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने अस्पताल नहीं बनाए। जो कभी एम्बुलेंस थी, गरीबों को घर पहुंच जाती थी, इलाज के लिए अस्पताल ले जाती थी, वो एम्बुलेंस व्यवस्था बर्बाद कर दी। पुलिस, वो व्यवस्था खराब कर दी आपने। आखिरकार गरीब क्या करेगा, किसान क्या करेगा? इसलिए गरीब और किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहा है। अखिलेश जी, आपका एक रोड शो अभी भी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा था, एक क्लिप देख रहा था, नैमिषारण्य और अलग अलग जगहों पर आप सड़कों पर उतर गए हैं। अभी कुछ महीने बचे हैं, पहले ही उतर गए हैं। सड़क पर उतरना कितना ज़रूरी है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ अभी एक सवाल और आने वाला है। समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है और लगातार सड़कों पर रह करके काम करेगी। आपके एक घटक दल थे जो कि 2022 में आपके साथ थे, एसबीएसपी के ओपी राजभर जी। उन्होंने एक बयान दिया एनडीटीवी को जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो एसी के कमरे से बाहर निकलें। वो एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी का तो एसी दिखाई दे रहा है लेकिन एसी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई दे रहा मुख्यमंत्री जी का। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहे हैं वो एसी नहीं है। जिस हॉल में, जिस लोक भवन में बैठते हैं कि वो एसी नहीं है। क्या एसी की बात कर रहे हो? कभी कभी बीजेपी के लोग कुछ ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं जो खुद नहीं कह सकते हैं, वो दूसरों के मुंह से कहलवाते हैं। अखिलेश जी, आपके हिसाब से 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? गरीब का सम्मान, बेरोजगारी, महंगाई, इलाज न दे पाना सरकार का। मैंने कहा ना कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की बात सरकार कर रही है। ये सरकार बताए कि एक कौन सा जिला अस्पताल बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो रहा है। जहां हम बैठे हैं यहीं से मात्र 2 किलोमीटर दूर नेताजी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर हॉस्पिटल बनाया था, लोहिया हॉस्पिटल। वहां पर फ्री इलाज था, दवाइयां फ्री थी, 1 रुपए में पर्ची मिलती थी। सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए की पर्ची थी। दवाई से लेकर के इलाज मुफ्त था गरीबों के लिए। इस सरकार ने क्या किया? गरीब दर दर भटक रहा है और अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहा, इमरजेंसी में एडमिट नहीं हो रहा। न जाने कितनों की जान जा रही है बिना दवाई के, बिना इलाज के, बिना अस्पताल पहुंचे लोगों की जान जा रही है। कोई इमरजेंसी में इलाज नहीं हो रहा, रेफर कर दे रहे हैं। जाए गरीब प्राइवेट में इलाज कराए जा करके। ऑपरेशन कब होगा? महीने बाद डेट देंगे। ये जो खंडर बनाए हैं मेडिकल कॉलेज के, ये आधुनिक खंडर हैं। एक जिला अस्पताल अगर सरकार ने बनाया हो तो बता दें, एक मंडी बनाई हो तो बता दें। अखिलेश जी, आप तो जानते हैं सरकार कैसे उपलब्धि गिनाती, कितने हमने एयरपोर्ट बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए। ये क्या एयरपोर्ट बनाए हैं? ये बने बनाए कह रहे हैं कि हमने बनाए हैं। इन्हें कौन सा शिलान्यास कर करके उद्घाटन कराया? अगर एक एयरपोर्ट हमें बता देंगे। दिल्ली और लखनऊ वाले जिस एयरपोर्ट का इन्होंने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो, एक एयरपोर्ट बताएं हमें आपको। क्या लखनऊ एयरपोर्ट इनका बनाया हुआ है? क्या कानपुर एयरपोर्ट इनका बनाया हुआ है? क्या गोरखपुर की हवाई पट्टी इनकी बनाई हुई है? क्या कुशीनगर की हवाई पट्टी इनकी बनाई हुई है? क्या चित्रकूट इनका बनाया हुआ है? क्या गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट इनका बनाया हुआ है? क्या मेरठ की हवाई पट्टी इनकी बनाई हुई है? क्या मुरादाबाद की हवाई पट्टी एयरपोर्ट इनकी बनाई हुई है? क्या सहारनपुर में जो बना हुआ है वो इनका बनाया हुआ है? अगर एक भी एयरपोर्ट इन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया हो तो बता दो। और इन्होंने जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं,
अगर प्रधानमंत्री जी उतर पाए हरकुलस से तो वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी सरकार की डिजाइन, अगर हम लोगों ने उस तरह का एक्सप्रेसवे डिजाइन न किया होता जिसमें रनवे होता रहे, तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस पर नहीं उतर पाते। अगर यही बात थी तो उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे क्यों नहीं एयरपोर्ट बनाया, क्यों रनवे नहीं बनाया उन्होंने? आप जाकर के देखिए, सड़क से जो जाएगा वो महसूस करेगा कि समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे कैसा है और भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे कैसा है। ये लूट और भ्रष्टाचार जो इन्होंने की है, ये लूट और भ्रष्टाचार का पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया और वही बुंदेलखंड बना दिया इन्होंने। क्या राइडिंग क्वालिटी है? और फिर सेफ्टी के साथ खिलवाड़। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन इतना होना चाहिए, आपने मीडियन के लिए कानून बदल दिया। लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। एक्सप्रेसवे के लिए इंडियन रोड कांग्रेस का डिजाइन है कि 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर उसका मीडियन होना चाहिए। समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे डिजाइन था उसमें 10 से लेकर के 12 मीटर मीडियन था, जो डिवाइडर होता है। लेकिन इन्होंने डिवाइडर क्यों बदल दिया? बुंदेलखंड में क्यों बदल दिया इन्होंने? क्यों बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे खराब बनाया? प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद पूरा एक्सप्रेसवे बह गया। तो ये एक्सप्रेसवे बनाएंगे और अब सड़क नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं हम सुपर हाईवे बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, इनके बनाए हुए एक्सप्रेसवे देख लो, आप कहते हैं 4 लेन नहीं, अब सुपर हाईवे बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये सुपर हाईवे की डेफिनेशन क्या है। अब क्योंकि एक्सप्रेसवे और सुपर हाईवे की बात हो रही है, तो राजनीति का विपक्ष का कैसा सुपर हाईवे बने जिस पर विपक्ष की गाड़ी एकदम सरपट दौड़े। और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है अखिलेश जी, आप गठबंधन अच्छे से कर लेते हैं। आपकी बहुत अच्छा एसोसिएशन है ममता बनर्जी से। मुझे याद है उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके साथ हुई, वो आपको खासा पसंद करती हैं। अरविंद केजरीवाल से भी आपका एक अच्छा इक्वेशन है, केसीआर से भी एक अच्छा इक्वेशन है। आपको लगता है आप वो विपक्ष में वो अगुवाई करने को तैयार होंगे कि आप इन सब दलों को एक साथ ले आएं? 30 तारीख को बैठ रहे हैं। मुझे लगता है देश की जो हालात हैं, जो सामने चीज़ें हैं, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूँ उस समय बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कुछ अगर आप बताना चाहें। आपने ये तो बताया ही कि आप क्या बोलेंगे कि लोग बड़ा दिल रखें हैं, लेकिन एक आरोप ये कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि वो बड़ी सीटें तो मांगती है लेकिन वो दिल उतना बड़ा नहीं होता कि दूसरे को कुछ दे दें। अब वो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल भी मानते हैं, कुछ राज्य में इलेक्शन जीत गए हैं, तो उनकी भी उम्मीद जगी होगी। मैं समझता हूँ 23 को बहुत सारी बातें आएंगी और अभी चुनाव क्योंकि 7, 8, 9 महीने भी हैं, तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप खुल के इस चीज़ पर बोल नहीं रहे हैं कुछ, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि क्या मन में आपके क्या है। मेरे मन में बस इतना ही है कि बड़े बड़े दल मैं साथ लाया हूँ, चुनाव लड़ा हूँ। जिसको भी गठबंधन करना है, समाजवादी पार्टी आगे खड़ी है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए। विपक्ष बड़े दिल से समाजवादी पार्टी का साथ दे, और यही मेरे दिल में है और यही मुझे उम्मीद है। और आप ये पूरी तरीके से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है 2024 में? बहुत आसानी से हराया जा सकता है, क्योंकि जिस सरकार को दिल्ली में 2 बार मौका मिला हो, यूपी में मौका मिल गया दूसरी बार, इतने विधायक, इतने सांसद, इतनी बड़ा सरकार इनके पास, सब मंत्री इनके, उसके बाद भी गरीब दुखी, तब भी गरीब परेशान, किसान परेशान, महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट का नहीं पता। अगर जो मुख्यमंत्री सरकार ये बात न जाने, वो क्या नौजवानों को नौकरी देगी? कहते 100 में 4 बेरोजगार हैं, कौन भरोसा करेगा इन पर? मेरा आखिरी सवाल अखिलेश जी, नीतीश कुमार जी जो कि अभी अगुवाई कर रहे हैं, कई नेताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस से मिले, सब नेताओं से मिले, उन्होंने एक बयान दिया था और ये बोला था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी 50 पर उतर आए। आपका क्या आंकड़ा है? आपको क्या लगता है? मैं सहमत हूं उनसे, और उत्तर प्रदेश जहां से बीजेपी आई है, 14 में आई थी और 24 में जाएगी।
और अब तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि यहां पर हर डब्बा अपने आप को इंजन समझ रहा है। आप देखो कैसे गाड़ी दौड़ रही है, यहां हर डब्बा इंजन बन करके घूम रहा है। जिस प्रदेश के पास कार्यवाहक डीजीपी हो, एक डीजीपी, दूसरा डीजीपी, तीसरा डीजीपी, और मैं कह के जा रहा हूं आखिरी में, एक व्यक्ति जेल में है, एक जेल में है व्यक्ति, इसलिए जेल में है क्योंकि एक डीजीपी ने उस पर अपना काला धन इन्वेस्ट किया था। जब वो रिटायर हुआ, वो पैसा नहीं वापस कर पाया, इसलिए वो जेल में है। क्या सोच सकते हो आप? एसटीएफ जा रही है, दिल्ली में छापा मार रही है, दिल्ली में, और दिल्ली वाली संस्थाएं यूपी में छापा मार रही हैं। क्या अखबारों में नहीं पढ़ा कि बीजेपी के खासम खास लोगों का इन्वेस्टमेंट उनमें था? तो सोचिए आप, ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसलिए जनता को उम्मीद है कि 24 में बदलाव होगा। इसी प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 14 में आई थी, 24 में बाहर जाएगी। अखिलेश यादव जी, एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में आपका आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो जो अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में वो उम्मीदें पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।